हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते हैं आसान, काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा होगा क्योंकि सॉलिड स्टेट चैप्टर है ही बहुत ही सिंपल बेटा और चीज़ें बड़ी आसान हैं। थोड़ा सा 3D विजुलाइजेशन है, अगर आप एज्यूम करेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे अच्छे से तो चीज़ें आसान लगेंगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं हम बता दें आपको। सीखेंगे हम लोग कि जो एटम्स का कंट्रीब्यूशन है वो हमने देखा पिछली क्लास में कि एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी क्रिस्टल जालक कैसे होते हैं, उनकी इकाइयां यूनिट सेल्स कैसे होते हैं। साथ ही साथ हमने एटम्स का योगदान देखा। आज हम एटम्स के योगदान से रिलेटिव कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जेड निकालना सीखते हैं। जेड क्या है? जेड या जेड इफेक्टिव लिख के आता है तो जेड इफेक्टिव क्या है? कुल परमाणुओं की संख्या है जो एक कमरे में एक यूनिट सेल में टोटल कट पिट के हमारे पास आते हैं। बात होती है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमने एससीसी देखा तो चलिए एससीसी के लिए जेड निकालते हैं बेटा। क्या निकालते हैं? एससीसी के लिए जेड निकालते हैं। ठीक है, तो एससीसी ऐसी यूनिट सेल होती है जिसमें कोने पर एटम प्रेजेंट होते हैं बेटा, कोने पर एटम प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे पास एससीसी यूनिट सेल हो गई। अब हमें पता है कि जो कोने पर परमाणु होते हैं, लैटिस पॉइंट 8 होते हैं, कोने पर परमाणु का योगदान कितना होता है सभी को पता है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बेटा कितनी है भाई? 8। कंट्रीब्यूशन कितना होता है, योगदान कितना होता है सभी को पता है, 1/8 होता है। टोटल 8 एटम है। कट पिट के बेटा कितना आ जाएगा जरा देखते हैं। कट पिट के कितना आ जाएगा? 8 गुणे 1/8 करोगे, 8 से 8 कट जाएगा, 1 आएगा। मतलब एससीसी के लिए जो जेड है टोटल परमाणु संख्या कितनी आ जाएगी? 1/8 से कट पिट के 1 आ जाएगी। थोड़ा इस कोने से आएगा, थोड़ा उस कोने से आएगा, ऐसे टोटल 8 कोने से थोड़ा थोड़ा आएगा। 1/8 1/8 ऐसे करते जाओगे, टोटल 1 आ जाएगा। तो काफी सिंपल था। जो जेड निकालना है या जेड इफेक्टिव निकालना है एससीसी के लिए काफी ज्यादा सिंपल था हमारे लिए। तो तुम देखोगे कि थोड़ा थोड़ा हर कोने से आएगा, उसको मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बेटा। टोटल जेड कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। एससीसी के बाद बेटा आप कॉपी, नोटबुक जो भी आपके पास है आप नोट करते रहिए। नोट करने के लिए इंतजार मत करिए। मैंने बताया कि नोट्स जितने इफेक्टिव वे में बने होंगे, जितने बढ़िया बने होंगे, उतना तुम्हारे लिए थ्योरी रिवाइज करना, चीजें समझना आसान हो जाएगा। बात करते हैं बीसीसी की। तो जो बीसीसी होता है, बीसीसी यूनिट सेल हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है बेटा? ऐसा यूनिट सेल जिसमें कोने पर तो एटम होते ही हैं और कोने पर एटम के साथ साथ क्या होता है? कोने पर एटम के साथ साथ एक एटम बॉडी सेंटर्ड में होता है, बीच में होता है, इस टाइप से ऐसे होता है। एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता, हमने बताया था, लेकिन अभी हमको क्या करना है? अभी हमको संख्या निकालनी है। तो कोनों पर कितने परमाणु है भाई? सभी को पता है कोनों पर कितने। ये बीसीसी की बात हो रही है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात हो रही है। कोने पर परमाणु कितने हैं? तो कोने पर जो परमाणु है टोटल वो कितने हैं बेटा? 8 है। केंद्र पर कितने परमाणु बेटा? सेंटर में कितने हैं? 1 है बेटा। या पहले योगदान लिख लेते हैं, चलो योगदान कितना होगा इसका? कोने पर जो परमाणु है योगदान 1/8 होता है। सभी लोग समझ चुके हैं बेटा। सेंटर में कितने? जिन्होंने नहीं देखा है वो पहला लेक्चर देख के आए, इससे पिछला लेक्चर देख के आए, उसके बाद उनको ये चीजें समझ में आएंगी। केंद्र पर परमाणु कितने बेटा? तो केंद्र पर परमाणु कितने हैं हम देखेंगे। केंद्र पर परमाणु बेटा, केंद्र पर कितने परमाणु है? केंद्र पर परमाणु है बेटा 1। योगदान कितना होगा? योगदान हमारे पास हो जाएगा कितना बेटा? 1/2। सही है ना? अरे बेटा ध्यान दो बेटा, जो सेंटर में होगा उसका योगदान कंप्लीट होता है, पूरा पूरा होता है। बता चुके थे कि जो हमारे पास एससीसी सेल होता है उसमें कोने पर एटम होते हैं, बीसीसी में बीच में आएगा, जो बीच में एटम आ जाता है उसका कंट्रीब्यूशन उस कमरे के अंदर पूरा पूरा रहता है, उस कमरे के अंदर पूरा पूरा रहता है। मैं फिर से एक बार एज्यूम करा दूं, चलो फिर से मैंने एक बार एज्यूम कराया कि हमारे पास इस टाइप से कुछ आएगा। हालांकि यहाँ कोने के एटम टच नहीं हो रहे हैं, साइड में मिल रहे हैं। तो ये बीच वाला ग्रीन बॉल जो दिख रही है ये कमरे के बीच में से फंस जाएगी जाके, कमरे के बीच में फंस जाएगी जाके बेटा। क्या बात समझ में आ रही है? ये सबको समझ में आ रही होगी बेटा। तो यहाँ पर हम लोग जेड निकालते हैं, जरा जेड निकाल के देखते हैं जेड कितना आएगा। तो जेड कोने पर कितना आया है? 8
योगदान 1/8 है। सेंटर पे कितने आए, ये कोने से आ रहा है, ये सेंटर से आ रहा है बेटा, केंद्र से आ रहा है, केंद्र से जाएंगे तो 1 आएगा, वो पूरा पूरा रहेगा, तो यहाँ से जेड कितना आ जाएगा, 8 से 8 कट गया, 1 आ गया, टोटल कितना आ गया 2। तो हम बोल सकते हैं कि जो बीसीसी के लिए जेड इफेक्टिव या टोटल कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एक बीसीसी यूनिट सेल के अंदर 2 निकल के आते हैं, एक बीच में आएगा, टोटल कोनों से कट पिट के आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चीजें काफी ज्यादा आसान है, अगर चीजों को आप समझकर एज्यूम करके चलेंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे। बात करते हैं थर्ड सेल की, ये हटा दें बेटा, हो गया, यस समझ में आ गया, काफी ज्यादा चीजें सिंपल हैं, आप अगर एज्यूम करके चलेंगे, थोड़ा सा 3D विजुलाइजेशन करेंगे, फील करेंगे चीजें, तो आसान लगेगी। मैंने बात की। अब हमारे पास थर्ड आता है बेटा एफसीसी यूनिट सेल। कौन सा आता है, एफसीसी यूनिट सेल आता है। तो एफसीसी यूनिट सेल क्या होता है, हम देखेंगे कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें कोने पर एटम प्रेजेंट होते हैं, यस कोने पर एटम तो प्रेजेंट होते हैं बेटा, साथ ही साथ आप देखेंगे कि कोने के साथ साथ बेटा, कोने के साथ साथ इसमें फलक पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। कहाँ पर उपस्थित होते हैं बेटा, फलक पर। एक ऐसे होगा, एक ऐसे, टोटल हमने निकलवाया था लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, 14 होते हैं, एक पीछे वाले फ्रंट पे, एक बैक वाले, यहाँ फ्रंट वाले उस पर होगा बेटा, फेस पे। तो हम फिर से वही लिखेंगे, कोने पर जो परमाणु है, कोनों पर परमाणु कितने हैं बेटा, कोनों पर परमाणु कितने हैं, 8 है। वो तो सभी यूनिट सेल में होते हैं बेटा 8। योगदान कितना होता, कोने वाले का योगदान होता है 1/8। बेटा फलक पे कितने परमाणु हैं, फलक पे, फेस पे, दीवाल पे कितने हैं, फलक परमाणु बराबर है। तो फलक पर जो परमाणु संख्या है वो कितनी है बेटा, 6 है। योगदान कितना होगा, योगदान की बात करेंगे तो 6 × 1/2, आधा होता, मैंने बताया था, दीवार पे एटम रखता है, आधा कट जाता, आधा अपने कमरे में आता, आधा पीछे चला जाता है। टोटल निकालोगे, योगदान पहले लिख देते हैं, टोटल निकालोगे तो कितना आएगा, चलो देखते हैं। जेड इफेक्टिव निकालते हैं, परमाणु संख्या निकालते हैं, तो 8 कोने के थे, योगदान 1/8 हो जाएगा। 6 फलक पर हैं, आधे आधे कट जाते हैं, तो टोटल 1, यहाँ से 3, जेड इफेक्टिव कितना आ गया इसके लिए, जेड इफेक्टिव बेटा 4 आ गया। क्या समझ में आ रहा है, या चीज़ें टफ लग रही हैं बेटा, चीज़ें आसान है ना, चीज़ें आसान है। पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि किस तरीके से आधा कट्टा बेटा, ये पूरी बॉल होती है, ये दीवार पे ऐसे रखी होती है, तो जैसे दीवार खड़ी होती है तो आधा अपने कमरों में हर फेस से आएगा, आधा आधा ऐसे कट पिट के बेटा आधा आधा आएगा। ये बात मैंने किसकी की, एफसीसी की बेटा। एफसीसी में परमाणु के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग परमाणु निकाल रहे हैं कि किस सेल में कितने परमाणु होते हैं। आप लिखते रहिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट्स बनाइए बेटा। बात मैंने की। अब बात आती है ईसीसी की। तो ईसीसी में हमारे पास 2 पैटर्न थे, एक ईसीसी में एज सेंटर है, एक ईसीसी में इंड सेंटर्ड है। एक मैंने इंड सेंटर की बात की, एक मैंने एज सेंटर की बात की जिसमें कोर पे एटम है। मैंने देखा था इंड सेंटर्ड में क्या था, इंड सेंटर्ड ऐसी एक यूनिट सेल थी, ऐसी एकक सेल थी जिसमें कोनों पर तो एटम होते ही होते हैं बेटा, कोनों पर एटम होते हैं, और कोनों के साथ साथ बेटा कहाँ होता है, अपोजिट फेस पे होता है, अपोजिट फलक पे होता है। तो एक एटम अगर यहाँ पे है तो दूसरा उसके अपोजिट फलक पे होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एज की, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बेटा इस टाइप से एक यूनिट सेल जिसमें कोने पर तो एटम होंगे ही होंगे, कोने पर एटम होते ही होते हैं, साथ ही साथ क्या होता है बेटा, साथ ही साथ फलक के सेंटर पे, सॉरी एज के सेंटर पे होता है बेटा, एज के सेंटर पे। तो एजेस 12 थी, हर एक एज के सेंटर पे होगा, कोर के केंद्र पर होगा, हर एक कोर के केंद्र पे होगा इस टाइप से। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर कोने पर बेटा कितने हैं, तो कोने पर वही फिर से आएगा, कोने पर परमाणु कितने हैं बेटा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इस बार, जेड इफेक्टिव बराबर सीधे 8 × 1/8, ये कोनों से आ जाएगा। कहां से आ जाएगा बेटा, कोनों पर। और जो 2 एटम है बेटा वो फलक पर है, 2 एटम कहाँ बेटा, फलक, और फलक वाले का योगदान कितना होता है बेटा, 1/2, यानी कि जब तुम टोटल निकालोगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 + 1 = 2 आ जाएगा। इसके लिए भी जेड इफेक्टिव 2 होता है, याद रखिएगा। कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी यूनिट सेल का जेड इफेक्टिव 2 है तो उसका कौन सा यूनिट सेल होगा, इंड सेंटर नहीं बताएंगे। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है एससीसी, बीसीसी और एफसीसी ही है। तो कभी भी जेड इफेक्टिव अगर 2 निकल के आएगा तो 2 बीसीसी का भी होता है
तो हम लोग बीसीसी बताएंगे, ईसीसी नहीं बताएंगे। ये एडवांस तौर पे जब अलग से स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए इसमें फेस पे एटम है, ऐसा कुछ घुमा फिरा के बताएगा, तब हम लोग ईसीसी की बात करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? इसका जेड इफेक्टिव कितना निकला? इसका जेड इफेक्टिव 2 निकला। मैं बात करता हूं ईसीसी की बात करता हूं, एज सेंटर की बात करता हूं, तो मैंने देखा कि कोने पर फिर से मैं डायरेक्ट जेड इफेक्टिव निकाल रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा कोने पर इतने परमाणु, इनका योगदान इतना होगा। आप देखेंगे कि जो कोने पर परमाणु है 8 है, उनका योगदान 1/8 होता है। कट पिट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा प्लस। बेटा एज पे कितने परमाणु है? हमने देखा कोरे 12 होती हैं, उनका योगदान हमने देखा था कितना आया था बेटा। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं कि हमारे पास पूरा ऐसे था बेटा, लेंटर छत पड़ा था, छत पड़ने पर ये आधा बॉल कट गया था, और जब ये वाली दीवार जिस पे बोर्ड लगा हुआ ये जाएगी तो ऐसे कट जाएगा, तो ये 1/4 चौथा हिस्सा जो है बॉल का वो अपने कमरों में ऐसे कट पिट के आया था बेटा, चौथा हिस्सा करके आया था। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो कोर पे होता है उसका योगदान 1/4 होता है, 4 कमरों में डिवाइड होता है, कट पिट के 3 आ जाएगा। इसके लिए भी जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि अगर तुमसे ये पूछा जाए जेड इफेक्टिव 4 है तो कौन सी सेल होगी, तो हमने देखा था अभी निकाल के एफसीसी के लिए भी जेड इफेक्टिव 4 था। एफसीसी के लिए भी जेड इफेक्टिव कितना था बेटा? 4 था। तो जेड इफेक्टिव अगर 4 पूछा जाए तो हम कौन सी सेल बताएंगे? एफसीसी बताएंगे। अगर वो ये कह दे कि कोर वाला है, कोर पे एटम प्रेजेंट है, तो बताओ कौन सी होगी, तब हम एज सेंटर की बात करेंगे। नहीं तो जनरल बात की जाएगी तो हमेशा एफसीसी बताएंगे, क्योंकि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एससीसी, बीसीसी और एफसीसी है। तो ये तो हमारे लिए जनरल हुए कि हमने जेड इफेक्टिव निकाला। तो आप देखेंगे इसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि मैं ज़्यादा एडवांस लेवल पे क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, मैंने बताया जो हिंदी मीडियम के हमारे छात्र हैं उनके लिए सिंपल क्वेश्चन जो बेटा बोर्ड से रिलेटिव, एनसीईआरटी से रिलेटिव आते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है, पूरा क्वेश्चन फ्रेम नहीं करूंगा, मैं जनरल बताऊंगा। क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, उसने बोला कि एक एकक सेल है जिसमें कोने पर परमाणु ए है, एक्स है, वाई है, पी है, क्यू है, ऐसे करके क्वेश्चन बनाता है। केंद्र पर परमाणु वाई है, जेड है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया, मान लो हमने बताया कि एक एकक सेल है, एक यूनिट सेल हो गई हमारे पास, क्या हो गई बेटा? एकक सेल हो गई। तो पूरा क्वेश्चन क्या है? उसने बोला एकक सेल है, ए परमाणु मान लो कोनों पर बोल दिया, कहां पर है? कोनों पर। उसने कहा एक एकक सेल है जिसमें ए परमाणु कोनों पर है, बी परमाणु जो है वो केंद्र पर है। कहां पर है? केंद्र पर है। पूछ रहा यूनिट सेल का फार्मूला क्या होगा, एकक सेल का सूत्र क्या होगा। हम लोग बिना बनाए बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बात में यूनिट सेल बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ तभी बता पाओ। देखिए आराम से कर सकते हैं। हमको पता है कि जो, चलो हम लोग बना के थोड़ा एक बार फील कर लेते हैं, थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं क्या होगा, फिर हम लोग आगे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। भाई ए कहां पर है बेटा? ए बेटा कोनों पर है। अच्छा, तो अगर ए कोनों पर है तो ए कितने हो जाएंगे बेटा? हर कोने पर ए होगा, तो टोटल ए कितने हो जाएंगे? तो हमें पता है 8 ए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 8। तो आप लिखेंगे कोने पर उपस्थित परमाणु कितने हैं? 8 हैं। बेटा योगदान कितना होता है? 1/8। 8 से 8 कट गया तो कितना ए बचा? 1 ए बचा बेटा। ये कहां से आया बेटा? कोनों पर से आया है। कोने पर उपस्थित योगदान, कोने पर उपस्थित, ऐसे लिखेंगे थ्योरेटिकल अगर लिखेंगे परमाणु का योगदान बेटा, ठीक है ना? कितना है इतना। दूसरा परमाणु कहां है बेटा? बी। तो उसने कहा बी जो है वो केंद्र में है, तो हम जानते हैं जो बी है वो पूरा पूरा होगा बेटा। तो केंद्र पे क्या है बेटा? केंद्र पर बी है। बी कहीं नहीं कटे पिटेगा बेटा, पूरा पूरा रहेगा। तो सूत्र पूछा है एकक सेल का यूनिट फार्मूला क्या होगा, यूनिट सूत्र क्या होगा? तो हम बता सकते हैं एक ए है एक बी है, फार्मूला क्या हो जाएगा? ए बी आ जाएगा आंसर। तो आप देखते हैं कि इस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा सिंपल होते हैं। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, हटा देते हैं इसको बेटा। फिर से सवाल बनाया, उसने क्वेश्चन पूछा है एक एकक सेल है जिसमें ए कोनों पर है, बी केंद्र पर है, सी फलक के केंद्र पर है। कहां पर है बेटा? फलक के केंद्र पर है, फेस सेंटर पे है, तो क्या होगा फार्मूला? फिर से देखते हैं भाई। ए कितने होंगे हमारे पास? तो हम जाते हैं कोने पर क्या है बेटा? कोनों पर क्या है? ए। कितने ए होंगे? 8 होंगे। योगदान कितना होगा? 1/8 होगा।
केंद्र पर बेटा कौन सा आइटम है? केंद्र पर बेटा हमारे पास, आप चाहें तो ऐसे यूनिट सेल बना के भी देख सकते हैं, पर टाइम को बचाते हुए हम लोग यूनिट सेल नहीं बनाते हैं, पूरा ऐसे दिखाएं जाके कि ए कहाँ पर है, बी कहाँ पर, ए कोनों पर है, ठीक है ना, बी हमारा बेटा कहाँ पर है, बी सेंटर पे है, और सी कहाँ पर है, सी ऐसे हम दिखाएं कि सी यहाँ पर है और सी इस तरीके से फलक के सेंटर पे है, और बी कहाँ पर है, बी हमारा बॉडी सेंटर, उसको दिखाने की खास जरूरत पड़ती नहीं है, बी सेंटर पे इस टाइप से, ठीक है ना। तो केंद्र पर बेटा कौन है? केंद्र पर बी है, एक ही बी रहेगा, और फलक के केंद्र पर कौन है बेटा? फलक, इसका योगदान पूरा पूरा होता है। फलक के केंद्र पे जाओगे तो फलक के केंद्र 6 होते हैं बेटा, योगदान कितना होता है? आधा, टोटल कट 6 सी हो जाएगा, सी है ना, काटोगे पीटोगे बेटा सब कट पिट के क्या आ जाएगा? एक ए आ जाएगा, एक बी आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो C3 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? ABC। क्या समझ में आ रहा है आपको सवाल? भाई सिंपल सा है, एक कहाँ पर है बेटा? कोनों पर है, तो कोने कितने होते हैं? 8, कट पिट के कितना आता है बेटा? 1/8। केंद्र कितने होते हैं? मैंने बताया, पिछले क्लास में भी बताया था, अभी मैंने आज डिस्कस किया कि केंद्र कितने होते हैं बेटा? एक, वो पूरा पूरा रहता है। फलक केंद्र कितने होते हैं बेटा? दीवारें कितनी होती है? 6, कट पिट के कितना आता है? आधा, 1/2। फार्मूला क्या हो जाएगा? ABC3 हो जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। ये काफी सिंपल सवाल है, आप देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। उसने कहा ए कोनों पर है, बी केंद्र पर है, सी फलक के केंद्र पर है, सी फलक के केंद्र पर है। एक कोने पर जो परमाणु है, एक कोने का, वो मिस हो गया, गायब हो गया बेटा। तो कौन गायब है? एक कोने सर, एक कोने का परमाणु गायब है, एक कोने पर एक कोने का परमाणु गायब है, मान लो ऐसा क्वेश्चन बना दिया उसने। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बनाया है उसने? कहा ए कोने पर है, बी केंद्र पर है, सी फलक के केंद्र पर है, एक कोने से एक ही परमाणु गायब हो गया। अच्छा, फिर से चलते हैं। कोने पर परमाणु हमारे कितने हैं बेटा? तो हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, कोने पर चलो लिख देते हैं, कोने पर परमाणु बेटा। तो बेटा टोटल कितने होते हैं? 8, 8 में से एक गायब हो गया, तो हमारे पास ए कितने होंगे बेटा? 7 ही तो हो गए। क्या समझ में आ रही बात की नहीं? फिर से देखो भाई, हमारे पास कोने कितने होते हैं? कोने हमारे पास होते हैं 8। कितने कोने होते हैं बेटा? 8 होते हैं, 8 कोने होते हैं। उसने सवाल में बोला कि एक कोने से एक गायब हो गया, तो एक कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, सिंपल है। अब जो 7 बचे हैं उनका कट पिट के योगदान, तो कोने का योगदान तो हमेशा 1/8 आता बेटा। वो तो जितने बचेंगे वो कट पिट के तो उतना ही आएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि 1/7 हो जाएगा। बात समझाने की नहीं आ रही बेटा? ठीक है। केंद्र पर कहां बेटा? ये है बीच में, तो बी कितने हो जाएंगे? पूरे पूरे केंद्र पर हो जाएंगे। सी कहां पे बेटा? फलक पे। क्या फलक वाले में कुछ हुआ? नहीं हुआ, जितने भी फलक थे सेम थे। तो फलक केंद्र पर जो है परमाणु, उनका भी कुछ नहीं होगा, फलक केंद्र वाले परमाणु। तो कितने सी हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, 1/2। क्या आएगा? ए कितने हैं हमारे पास? ए है 7/8, बी कितने हैं? पूरा पूरा 1 है, एक कट जाएगा, C3 हो जाएगा। तो सूत्र क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। टोटल में 8 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो A 7 बचेगा, B 8 हो जाएगा, C 8 3 जा 8 से पूरे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, तो 8 हो जाएगा, C हो जाएगा 24। तो यूनिट सेल का फार्मूला क्या आ जाएगा? A7 B 8 C 24। इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप नोट करना चाहें नोट करते रहिए बेटा। हैंडराइटिंग कुछ गंदा आ रहा होगा, मैं थोड़ा क्वेश्चन फास्ट करवा रहा हूं। आप देखेंगे इस टाइप से कई क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। उसने क्वेश्चन कहा ए कोनों पर है, बी केंद्र पर है, सी फलक के केंद्र पर है। इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। हमने बोला कि ए कोनों पर है, बी केंद्र पर है, सी फलक के केंद्र पर ना होकर कोर के केंद्र पर है। कहां पर है? एज के सेंटर पे है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा यूनिट सेल होता है, एकक सेल होता है, उसमें कोने पर परमाणु उपस्थित होता है, कोने पर परमाणु उपस्थित होता है। तो जो कोने पर परमाणु उपस्थित होते हैं उनका योगदान तो 1/8 होता है, और जो बॉडी सेंटर वो पूरा पूरा, कोरे कितनी होती है बेटा? 12 होती हैं भाई, सभी को क्लियर है ना?
सभी को क्लियर होना भी चाहिए। अच्छे से लेक्चर को रिवाइज करके देखें, आपको चीज़ें आसान लगेंगी। सूत्र निकालना है तो अगर हम सूत्र निकालने जाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोने कितने हैं बेटा, 8 हैं, योगदान कितना है, 1/8 है, बी कहाँ पर है, केंद्र पर है, सी कहाँ पर है, कोर पे है, कोर 12 होते हैं, कट पिट के 1/4 हिस्सा आता है। क्या आंसर आ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, एक ए बचेगा, बी पूरा पूरा आएगा। ये प्लस हम लोग लिख रहे हैं लेकिन हमें पता है केमिस्ट्री में फार्मूला जो होता है वो मल्टीपल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बेटा? क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है। इस तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन खूब सारे फ्रेम किए जा सकते हैं। इसका फार्मूला ABC3 हो जाएगा। क्या हटा दें इस क्वेश्चन को? चलिए हटाते हैं। लिखते रहिए बेटा, वीडियो को पॉज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस बार उसने क्वेश्चन दिया कि मान लो ए कोनों पर है, बी केंद्र पर है और सी कोर के केंद्र पर, मान लो यही क्वेश्चन है, और उसने बोला कि एक कोर गायब हो गई है। क्या गायब हो गई? एक कोर के परमाणु गायब है, कोर के परमाणु, एक कोर के बेटा, एक कोर के परमाणु गायब है, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या होगा? गायब कर दिए गए हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा बेटा, एक कोर के परमाणु गायब होने का मतलब क्या हुआ कि हमने एक यूनिट सेल बनाई। हर बार बनाने की वैसे जरूरत है नहीं, तुम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। कोने पे परमाणु है, साथ ही साथ हमने देखा कि कोर के सेंटर पे भी परमाणु उपस्थित होते हैं। कौन सा है बेटा? सी परमाणु है, सी परमाणु कोर के केंद्र पर है। और बी कहां पर है बेटा? बी है उसके सेंटर में, केंद्र में है, यहां पर बी है प्रेजेंट। अच्छा, फार्मूला निकालना है, चलिए निकालते हैं। उसने बोला एक कोर गायब है। अगर ये कोर गायब हो गई तो जरा बताओ एटम कितने गायब होते हैं? तो हम बोलेंगे 2 कोने के एटम गायब हो रहे हैं, एक इसका गायब हो रहा है। जरा सूत्र निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या ए हमारे पास 6 बचे हुए हैं बेटा? क्योंकि एक कोर के गायब होने पर 2 कोने के एटम गायब हो रहे हैं कि नहीं गायब हो रहे हैं बेटा? क्वेश्चन लेवल बहुत बनाया जा सकता है। मैं तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, एकदम सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूं। बाकी तुम क्वेश्चन कर सकते हो। अभी मैंने बताई ये IIT JEE या नीट की क्लास नहीं चल रही है, सिंपल बोर्ड यूपी बोर्ड की क्लास चल रही है। तो उसी टाइप के मैं उसी लेवल के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन आया, एक कोर गायब हो गई है, 6A एटम हमारे पास बचेंगे क्या? क्योंकि कोर में जितने भी एटम आएंगे जो टच में होंगे सब गायब हो जाएंगे। कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 प्लस केंद्र से। एक किसकी बात आई बेटा? ये कोने की बात आई है, कोनों पर की बात आई है। केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में बी पूरा पूरा है। अगर मैं कोर की बात करूं तो कोर हमारे पास कितने थे? 12, लेकिन ये कोर गायब होने पर इस कोर का एक एटम ये गायब हुआ होगा, तो क्या 11 बचेंगे? 11 सी होंगे, 1/4 योगदान होगा। क्वेश्चन किसी तरीके का आ सकता है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा A 6/8, बी सी को करेंगे तो C 11/4 आ जाएगा। क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आप देखेंगे 8 में पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो जब आप 8 में पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो A 6 हो जाएगा, B 8 हो जाएगा, C 22 हो जाएगा, C 22 हो जाएगा। क्योंकि 4 इंटू बेटा समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा? क्या मैं करके दिखाऊं या समझ में आ रहा बेटा? भाई 8 से करोगे तो 8 से यहाँ से 8 से 8 खत्म, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ 8 से करोगे 4 2 जा 22 हो जाएगा जाके। क्या बात समझ में आ रही है? A 6 हो जाएगा, B 8 हो जाएगा, C 22 हो जाएगा। क्या और इसको सिंपलीफाई कर सकते हो? अगर सिंपलीफाई करोगे तो 2 कॉमन ले लो, A 3 हो जाएगा, B 4 हो जाएगा, C 11। तो आंसर ये भी आ सकता है, सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से कई सारे फ्रेम किए जा सकते हैं। एक बॉडी सेंटर, एक बॉडी डायगोनल गायब कर सकता है, एक फेस सेंटर फेस डायगोनल गायब कर सकता है। इस तरीके से कई सारी चीजें गायब कर सकता है और कई सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन में, हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने बात की, इसको हटा देते हैं बेटा। क्या इसको हटा दूं मैं? नोट करते रहिए आप। जो हमारे पास एक क्यूब होता है, सिंपल क्यूब होता है, ये हमारे पास एक सिंपल क्यूब है। अब मैंने इसमें बात की, हमारे पास एजेस हमें क्लियर हो गई थी कि एजेस कितनी होती हैं? 12 इतनी है बेटा। अब मैं बात करूं फेस डायगोनल की, तो मान लो हमारे पास ये दीवार है, ये एक फेस है बेटा, तो इसका डायगोनल यही तो होगा। एक फेस पे कितने डायगोनल हो सकते हैं? कितने विकर्ण हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। कितने विकर्ण होंगे? 2 होंगे।
तो बताइए जरा हमारे पास यहाँ टोटल कितने विकर्ण हो गए? तो एक फेज पे ये 2 विकर्ण बेटा हो गए, इस फेज के ये 2 विकर्ण हो गए बेटा, इस फेज के ये 2 विकर्ण हो गए, ठीक है ना। नीचे वाली फेज के ये 2 बेटा विकर्ण हो गए, ऐसे सामने वाली फेज के 2 विकर्ण और होंगे, ये इस टाइप से ऐसे। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं आराम से कि हमारे पास 6 फेस हैं, 6 फलक हैं, एक फेस पे कितने विकर्ण होते हैं? 2। तो टोटल कितने विकर्ण हो जाएंगे? 12 डायगोनल हो जाएंगे, 12 विकर्ण हो जाएंगे फेस वाले। साथ ही साथ बेटा 4 विकर्ण और होते हैं, अंता केंद्रित विकर्ण होते हैं, केंद्रित विकर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं अंता केंद्रित विकर्ण। अंता केंद्रित विकर्ण का मतलब जो कमरे के अंदर की बात की जाएगी। कमरे के अंदर मतलब जैसे अभी मैं इस दीवार के कोने से ऐसे जा रहा हूं, इस दीवार पे, इस दीवार से इस दीवार, ये हमारा क्या हुआ? फेस डायगोनल हुआ, फलक का विकर्ण हुआ। अगर मैं उस कोने से लेकर उस अंदर ही अंदर जाऊं, कमरे के अंदर अंदर, इसके ऊपर से उस कोने के नीचे जाऊं, तो इसे बोलेंगे अंता केंद्रित विकर्ण, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी। मतलब मैं बात क्या कर रहा था, मतलब इसका ऊपर लिया है इसका, तो इसके ऊपर से इसके नीचे की बात कर रहा हूं, मतलब इसके ऊपर से इधर वाले के नीचे की बात कर रहा हूं, ये अंतरा केंद्रित विकर्ण की बात कर रहा हूं। तो हमारे पास जो बॉडी डायगोनल है, अंता केंद्रित विकर्ण है, कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इस कोने से उस कोने की बात करेंगे 1, ऐसे ही इसके नीचे से उसके ऊपर बात करेंगे 2, ऐसे ही इस कोने से जाएंगे इस कमरे से 3, उसके ऊपर से इधर आएंगे तो 4। तो टोटल विकर्ण कितने हो गए? टोटल विकर्ण 16 हो गए हैं। 12 बेटा कहां से आए? दीवारों से आए, फलक से आए हैं। 4 कहां से आए हैं? अंदर से आए हैं, ठीक है ना, अंदर से आए बेटा। तो ये विकर्णों की संख्या हमने निकाली। किस तरीके से विकर्णों की संख्या निकाली जाती है, ये क्वेश्चन उसने फ्रेम किया। उसने कहा ए कोनों पर है, बी अल्टरनेट एकांतर फलक पर है बेटा। किस पे है? बी जो है एकांतर फलक के केंद्र पर है, फलक के केंद्र पर है। फार्मूला बताओ, ऐसे क्वेश्चन बनाया। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये एक यूनिट सेल हो गई, ठीक है ना। एटम कहाँ है बेटा? कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, ये लोग कॉर्नर पे हैं और एकांतर फलक पे है। एकांतर फलक मतलब अगर एक फलक पे हैं तो उसकी पास वाली फलक पे नहीं होगा। ये फलक इससे जुड़ी हुई है तो ये पास वाली हो गई, ये जुड़ी हुई है इसके पास वाली हो गई, ये जुड़ी हुई इसके पास वाली हो गई, ये जुड़ी। मतलब अगर ये है, मान लो इस दीवार पे है जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ, इस पे है, तो फिर इस पे एटम नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, नीचे वाले पे नहीं होगा। इस पे है तो इसके जस्ट सामने वाले पे होगा। मतलब इंड सेंटर्ड की बात हो रही है, इंड सेंटर्ड यूनिट सेट की बात हो रही है। हालांकि इस तरीके क्वेश्चन फ्रेम करना सही नहीं है, क्वेश्चन सही नहीं है, थोड़ा सा मिस होता है क्वेश्चन। लेकिन चलिए अभी दिया गया है तो इसकी बात करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है इसमें मुझे मिस लगता है पॉइंट, लेकिन चलिए करते हैं बेटा। तो उन्होंने कहा कि बी कहां पर है? एकांतर फलक पे है। एकांतर फलक मतलब एक फलक पर अगर है तो दूसरे फलक पे उसके पास वाले नहीं होगा, उसको छोड़कर होगा। तो आप ऐसे कहीं भी सेट करेंगे, इस पे होगा तो इस पे नहीं होगा, उस पे होगा, इस पे होगा तो इस पे नहीं होगा, इस पे तो 2 ही आएंगे बेटा। तो फिर से मैं फार्मूला निकालता हूं। कोने पर कितने हैं? 8a है, योगदान 1/8। फलक पे कितने हैं? 2 ही बचे हैं बेटा b। योगदान फलक का कितना होता है? फलक वाले का 1/2 होता है बेटा, मैंने बताया फलक वाले का 2 होता है। क्या सूत्र निकल आएगा? 8 से 8 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, फार्मूला क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि एक कोर गायब कर दी, एक फलक गायब कर दिया, एक बॉडी डायगोनल गायब कर दिया, एक फेस डायगोनल गायब कर दिया। इस तरीके से वो कई सारे क्वेश्चन बना सकता है। आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपसे क्वेश्चन बोर्ड लेवल का आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन खूब सारे बनाए जा सकते हैं। अभी मैं सिंपल क्वेश्चन की बात करता हूँ, शायद ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक क्वेश्चन, चलो और अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ पर वीडियो को रोकता हूँ, मैं फिर नेक्स्ट में बात करूँगा बेटा। क्वेश्चन मान लो दिया, उसने कहा ए कोनों पर है, बी केंद्र पर है, सेंटर पे है, या इस बार चेंज कर लेता हूँ, पी क्यू आर एस कुछ भी दे सकता है, एक्स बाई जेड कर लेता हूँ। नहीं तो सर जी सब बच्चे कहेंगे सर ABCD में करवा रहे हैं, हमने तो पेपर में क्वेश्चन एक्स बाई जेड में देखा। यार कुछ भी ले सकते हैं भाई, एक्स बाई जेड, पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं। जेड, जेड कहां पर है? जेड है फलक के केंद्र पर। जेड कहां पर है बेटा? जेड है फलक के केंद्र पर है। अच्छा, बात आती है अब क्या है। तो हमने ये तो सिंपल था, ऐसे बच्चे डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। कैसे? कि सर 8x गुणे 1/8 कोने का, बाई केंद्र पर है, पूरा पूरा रहेगा। जेड फलक पे है, 6 फलक होते हैं, योगदान 1/2। ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा x/z3 कटपिट के। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है बेटा, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या है
ये हमारे पास यूनिट सेल हो गई है। उसने कहा एक अंतः केंद्रित विकर्ण गायब है। अंतः केंद्रित विकर्ण मतलब बॉडी डायगोनल गायब कर दिया। क्या कर दिया बेटा? गायब कर दिया। ध्यान दीजिएगा, एक अंतः केंद्रित विकर्ण के एटम गायब हैं। अंतः केंद्रित विकर्ण के एटम परमाणु क्या है बेटा? गायब हो गए, गायब हो गए। तो ये जो बॉडी डायगोनल है कमरे के अंदर से, मैंने बताया कि जो भी हमारे पास गायब किया जाता है तो उसके कांटेक्ट में जो भी एटम आएंगे वो सब गायब हो जाएंगे। तो हमको देखना है जरा एटम कौन कौन से गायब हुए हैं, जरा देखते हैं। कोने पर बेटा हमारे पास क्या है? एक्स है। बीच में बेटा हमारे पास बाई प्रेजेंट है। और जेड कहाँ पर है? जेड हमारा बेटा फलक के सेंटर पे है। जेड हमारा कहाँ पर है? फलक के सेंटर पे। इस तरीके से, इस तरीके से। जब बेटा ये गायब होगा ऐसे बॉडी डायगोनल, क्या बात समझ आ रही है? बॉडी डायगोनल की मतलब बात ये हो रही है कि ये एक बीच में भी यहाँ एटम रखा हुआ है और ये इसके कोने से जाएगा इधर से, इसके कोने से जाएगा। मैं रेड वाले से स्टार्ट करता हूँ। ये रेड वाले से जाएगा, इधर से जाएगा और ये होते हुए इस वाले पीली वाले बॉल पे आएगा। क्या समझ में आ रही बात? ये ऐसे जाएगा ना बॉडी डायगोनल, अंदर अंदर इसमें आएगा। तो कितने एटम गायब होंगे? 3 एटम। एक रेड वाला ये गायब होगा, एक इस कोने वाला गायब होगा बेटा, और जो बीच में यहाँ पर एटम फंसा है ना ये वाला, ये भी तो आ जाएगा उसके टच में बेटा। तो कितने एटम गायब हो रहे हैं? 3 एटम गायब हो रहे हैं। कितने एटम गायब हो रहे हैं बेटा? 3 एटम गायब हो रहे हैं। कौन कौन से? ये दो कोने वाले गायब हो रहे होंगे और जो बीच में है वो तो बेटा टच हो ही रहा होगा। जब अंदर से बॉडी डायगोनल जाएगा तो ये बीच वाला भी क्या होगा बेटा? गायब हो जाएगा। यानी कि हमारे पास ए कितने हैं? 6 बचे हुए हैं, 2 कोने के गायब हैं। बी जो बेटा केंद्र वाला है, योगदान लिख देते हैं 1/8। बी पूरा पूरा गायब हो चुका है, बी खत्म हो चुका है, पूरा गायब हो चुका है। सी में कोई भी, सॉरी यहाँ एक्स वाई जेड है, चलो एक्स लेते हैं, एक्स वाई पूरा गायब हो चुका है। जेड में कोई फर्क नहीं पड़ा है, 6 जेड हो जाएंगे, 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है। एक्स इसे थोड़ा हल्का कर लो तो ये हो जाएगा 3/4। बाई बचा नहीं है, जेड कितना हो जाएगा? 3। थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स 3, जेड कितना आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा। ठीक है ना? 4 से मल्टीप्लाई करा के इसको चाहो तो सिंपल कर सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स जेड 3 कॉमन ले लिया 4, एक्स जेड 4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन कई सारे फ्रेम किए जा सकते हैं। यहाँ एटम गायब कर देगा, ये गायब कर देगा, फेस गायब कर देगा, बॉडी डायगोनल कुछ भी गायब कर सकता है, कहीं भी एटम रख सकता है, आपसे क्वेश्चन बना सकता है। उम्मीद करते हैं तुम्हारे जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं इतने से या इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होने से, इतने एग्जाम्पल करने से तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन 100% बन जाएगा। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग रेडियस रिलेशन और कुछ चीज़ें नहीं सीखेंगे। ठीक है, आज क्लास में इतना ही।